समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। Namaste. Welcome to today's episode of Itihasa. In forming our understanding of our Itihasa, our history, the Archaeological Survey of India, ASI, has done phenomenal work down the years through the excavations. Today, I am at ASI's new fantastic institute known as the Deen Dayal Upadhyay Institute of Archaeology. In today's episode, we will learn about the Sindhu Saraswati civilization, and specifically we will learn about ASI's excavations in Rakhigari and Sanauli. भारत विकसित सभ्यता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश। वेद पुराणों में वर्णित विषयों में यहाँ की हजारों साल पुरानी विकसित सभ्यता के उल्लेख मिलते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में कला, साहित्य, लालित्य, युद्ध, परंपरा, रहन सहन से संबंधित हर विधा के साक्ष्य हैं। फिर भी रामायण और महाभारत के कथानकों को काल्पनिक बताकर यहाँ ऐसी किसी भी सभ्यता के होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज ने उन तमाम ब्रिटिश औपनिवेशिक आख्यानों और उनके सांस्कृतिक आधिपत्य को गलत साबित किया, जिनमें कहा गया था कि श्रेष्ठ सभ्यता और परंपराओं का जन्म भारत में हुआ ही नहीं, जिसमें ये बताया जाता था कि पश्चिम ही सभ्य और विकसित हैं और पूर्व असभ्य, अशिष्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हेय। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यताओं में से एक है। जब दुनिया भर में बर्बरता का दौर चल रहा था, तब सिंधु घाटी में सभ्यता के नए पैमाने गढ़े जा रहे थे। इस सभ्यता का विकास सिंधु और सरस्वती यानी आज की घग्गर नदी के किनारे हुआ। कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल इसके प्रमुख केंद्र थे। इसकी खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा में हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक ऐसे ही सिनोली के उत्खनन में जब एक के बाद एक दुर्लभ पुरावशेषों का मिलना शुरू हुआ, तो इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को मिथक बताने वाले इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया की तमाम प्राचीन सभ्यताओं में से भी कई मायने में उन्नत लगभग 5000 साल पहले वैदिक संस्कृति पर आधारित ऐसी सभ्यता भारत में पुष्पित और पल्लवित हुई थी। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है एक छोटा सा गांव सिनौली, जहां खेतों में जुताई के दौरान किसान को जमीन में तांबे के टुकड़े मिले। तांबे की प्राचीन वस्तुओं के मिलने की सूचना के बाद ASI ने 2005 में खुदाई शुरू की और 1 साल के भीतर ही कई दफन स्थलों की खोज की गई। इस बरियल साइट को ताम्रपाषाण काल में भारत के सबसे बड़े ज्ञात कब्रों में से एक के रूप में माना जाता है। बरियल्स के अलावा यहाँ मिले 3 रथों ने भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जिसमें तांबे का काम और 2 पहियों वाला रथ उस समय की विकसित तकनीक का बेहतरीन प्रमाण है। रथों के साथ साथ 5 ताबूत, ढाल, बर्तन और 5 तलवारें मिली। ताबूत 4 पैरों वाले हैं और कब्रों में भूमिगत कक्ष भी मिले। इन सब की अवधि 1900 से 2000 ईसा पूर्व तक की है।
सिनोली खुदाई के बाद से यह स्पष्ट हो गया कि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साथ सह अस्तित्व में ही थी। In today's episode, I am joined by Sri Sanjay Manjul, Joint Director with the ASI. Welcome, Mr. Manjul. Welcome to this episode of Itihasa. First, very quickly, because this is a new institute, not too many people know about it. What is this institute and what does it do? Okay. Namaskar, sir. This institute is actually it's only in Asia, having doing so much of research work. Actually, it's a research wing of ASI, and we are imparting training to the students and also the capacity building of ASI as well as the state archaeology department, university, and so on. Not only confined to the India, but abroad also, like the SAARC countries, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, all even in the present days DGs at Nepal and Sri Lanka trained by this institute only. Let us start with a broad understanding of what we know through excavations about the Sindhu Saraswati civilization. What are the rough timelines? How large was the geographical expanse? Was it homogeneous or were there different cultures within the Sindhu Saraswati civilization? Actually, if you think about Sindhu Saraswati civilization, it's a great civilization or one of the oldest civilization of the world. अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो एक कई नदियों के किनारे ये डेवलप हुई, खासकर जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के डिस्कवरी और एक्सकवेशन के बाद ये धीरे धीरे इसका एक्सटेंट पता चलने लगा कि ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है और इसका जो सांस्कृतिक फैलाव है वो बहुत दूर तक है। नॉट ओनली द इंडस, लेकिन आज़ादी के बाद सरस्वती के किनारे जो आज हम घग्गर के नाम से जानते हैं, और जब वो पाकिस्तान में इंटर होता है तो उसको हाकड़ा कहा है। तो और ये अप टू द मारकंडा बाटा, और जब जहाँ बंदर पूछ से जहाँ से सरस्वती निकली हैं वहाँ से लेके आज ये पूरी तरह से ड्राइड रिवर के रूप में हम देखते हैं। लेकिन इसकी कई ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं और उन ट्रिब्यूटरीज़ पे भी जैसे दिस्वतवती एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और उसके किनारे किनारे हजारों की संख्या में हड़प्पन सिविलाइजेशन के साक्ष्य हमें मिले हैं, जिसमें अगर आप बड़े उसमें देखेंगे तो कालीबंगा और इस तरफ राखीगढ़ी जो एक बड़ा मेजर साइट है। उसके अलावा लोअर उसमें अगर आप जाएंगे तो बिंजौर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2013 में एक्सकवेट किया, और कई और महत्वपूर्ण साइट हैं जो उस किनारे किनारे जैसे बनावली है, धौलावीरा है। अगर बियॉन्ड उसके कच्छ और उसमें जाएंगे तो एक सीरीज़ ऑफ कोस्टल एरिया में हमें साइट दिखाई देता है, जिसमें धौलावीरा जिसका एक्सटेंसिव एक्सकवेशंस हुआ है और अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज में भी उसे नामांकित किया गया है। So from an archaeologist's point of view, from your point of view, it is more or less certain that the bed such as we have of the Ghaggar Hakra is what is described in the text as Saraswati. Yes. And where is Drishadvati? Yes, if you see the Drishadvati, आप जो राखीगढ़ी का साइट है वो बेसिकली दृश्यवती के किनारे ही है और वो जाके आगे मिल जाती है कालीबंगा के पास सरस्वती के बेड से। तो दृश्यवती के किनारे भी बहुत सारे साइट अभी ऑलरेडी मिल चुके हैं और कई छोटे छोटे एक्सकवेशंस भी हुए हैं। Some viewers may know this मशहूर श्लोक जो है
सरस्वत्यै दृषद्वत्तौ देवनद्दौ यदंतरम तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मवर्तं प्रचक्षते. What is the timeline? ये सिंधु सरस्वती, I know there is the early stage, medium stage, mature stage, roughly timeline क्या है? अगर हम सरस्वती के किनारे की साइट अगर हम देखें तो लगभग 5000 BC, इवन उससे अर्ली भी कुछ साइट्स हैं, लेकिन हम उसे प्री हड़प्पन के रूप में जानते हैं. लेकिन 5000 BC से जो अर्ली हड़प्पन जिसको हम कहते हैं वो साइट शुरू हो जाता है, और 3500 BC से लेके और 2500 BC के बीच में हम अर्ली हड़प्पन का फेज़ रखते हैं. लेकिन इसकी शुरुआत 5000 से हो जाती है. फिर 2500 BC से लेके 1900 BC तक का जो फेज़ है वो हम मैच्योर उसमें डालते हैं कि ये मैच्योर हड़प्पन का फेज़ है. और इस समय सभ्यता और जो सांस्कृतिक वो था वो अपने चरम पे था. और निश्चित रूप से चाहे वो टाउन प्लानिंग हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, आइदर इन द ब्रिक और इन वेट एंड मेजर्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी मेकिंग एंड मेट्रोलॉजी, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका था. Let me now ask you about Rakhi Gadi, where you have personally been involved. What have the excavations revealed in Rakhi Gadi? Rakhi Gadi is one of the largest site of Harappan. वहाँ 7 अलग अलग माउंड हैं राखी गढ़ी में. 7वां माउंड बरियल का है, माउंड जिसे हमने माउंड नंबर 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग किया है हमने माउंड का. लेकिन अगर 3 फोल्ड में एक्सकवेशन हुआ है. सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशन किया था, और उसके बाद डेक्कन कॉलेज ने वहाँ एक्सकवेशन किया 2-3 सीज़न, और फिर हमने अभी एज एन आइकॉनिक साइट उसको डेवलप करने के लिए हमने फिर से एक्सकवेशन शुरू किया इस सीज़न में. और रिसेंटली मई में हमने वहाँ एक्सकवेशन क्लोज़ किया है. और इस एक्सकवेशन में जो फाइंडिंग्स आए हैं वो निश्चित रूप से बहुत उत्साह देता है हमें एक्सकवेशन में. माउंट नंबर 1 में हमें एक लॉन्ग स्ट्रीट जो अभी तक हम 20 मीटर एक्सकवेट कर चुके हैं, और उसमें लेन और बाईलेन दोनों हमें मिल रहा है, और दोनों तरफ ब्रिक स्ट्रक्चर हैं और ब्लॉक्स कटे हुए हैं जिसमें हाउस प्लान है. साथ साथ इंडस्ट्री के एविडेंस मिल रहे हैं कि बीड मेकिंग शायद वहाँ होता था. हालांकि रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो रॉ मटेरियल शायद गुजरात और अलग रीजन से वो सेमी प्रीशियस स्टोन लाइक कार्नेलियन, अगेट, जैस्पर लेके आते थे और फिर यहाँ कटिंग करके उसको बनाते थे. तो उसकी फैक्ट्री साइट भी हमें मिली है. साथ साथ कई लेवल पे सील और सीलिंग्स भी मिले हैं. सील में एक हाथी का डिपिक्शन भी मिला है हड़प्पन स्क्रिप्ट के साथ. साथ साथ उसमें एक क्रोकोडाइल है, एक में विंग्ड पक्षी है और हड़प्पन स्क्रिप्ट है. तो ऐसे कई सील हमें मिले हैं वहाँ, जो ये साबित करता है कि यहाँ से यहाँ भी वैसे ही लेयर है, अर्ली मैच्योर. यस, यहाँ जो सबसे बड़ा माउंड है उसमें 18 मीटर से ज़्यादा डिपॉजिट है, और जो अभी हम लोगों ने माउंट नंबर 1 पे देखा है वो 8 मीटर का डिपॉजिट है, जिसमें अर्ली है और उसके मैच्योर हड़प्पन है और लेट मैच्योर फेज है हड़प्पन का. वो नॉन आर्कियोलॉजिस्ट समझ नहीं पाएंगे, तो ये 18.8 इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ ईयर्स व्हाट डज इट अमाउंट टू? एक्चुअली जो डिपॉजिट का मतलब है कि 18 मीटर का हाइट जो आज आप देखेंगे तो टीले के रूप में दिखाई देता है. तो 18 मीटर में जो सांस्कृतिक जमाव कैसे होता है वो आपने सवाल किया है. जैसे हम अखबार रखते हैं पेपर, तो पहले दिन का नीचे आता है और 30वें दिन का ऊपर आता है, वैसे ही संस्कृति में सबसे नीचे का जो जमाव है वो सबसे पुराना है और सबसे ऊपर का जो जमाव है वो सबसे नया है. ऐसा सिंपल कुछ कोरिलेशन है कि 1 मीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस? ऐसा नहीं ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर फोर्टिफिकेशन है
तो उसके पास एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, अगर साइट पे फोर्टिफिकेशन नहीं है तो एक्युमुलेशन कम होगा। तो इसलिए जमाव से हम उसका पीरियड को आंक नहीं सकते हैं। इवन जैसे अगर प्री हिस्ट्री में जाएंगे तो जमाव बहुत कम होता है, लेकिन लाखों साल का डिपॉजिट होता है, क्योंकि उन्होंने घर नहीं बनाया वहाँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। वैसे ही आप राखी गढ़ी की बात हम कर रहे थे, तो दो हमने वहाँ एक्सकवेट किया स्केल्टन जो नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटेशन में था और लेडीज़ का स्केल्टन था, लगभग 30 से 40 की उम्र की होगी। उसके बाहों में बाजूबंद, वो शेल का बैंगल था और दोनों हाथ में भी शेल के बैंगल थे और बहुत सारे पॉटरी उनके सिरहाने रखी हुई थी और इस तरह का स्केल्टन हमें मिला था। लेकिन इंटरेस्टिंगली हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हाँ, यस। और इंटरेस्टिंगली उसके नीचे अर्ली हड़प्पन डिपॉजिट था जिसमें एनिमल सेक्रीफाइस करने का एविडेंसेस मिले हैं। वहाँ पे चार्ड इस समय सभी बेरियल हुआ करता था, देयर वाज नो क्रेमेशन। नो, इस समय तीनों पद्धतियाँ थी, क्योंकि जो बरियल हमें मिलता है वो लिमिटेड है। अगर 600-700 साल का डिपॉजिट है और वहाँ बहुत सारे जितने हाउसेज हैं, अगर उससे हम अनुमान लगाए तो उसके हिसाब से बरियल 10% मिलता है। इसका मतलब है कि दोनों पद्धतियाँ थीं, जलाने की भी पद्धतियाँ थी और बरीड करने की भी पद्धति। तीसरा कौन सा? और तीसरा शायद ओपन में रखने की पद्धति होगी, जिसके कारण सिंबॉलिक बरियल हमें मिलता है। कुछ बोन्स मिलते हैं और ऑफरिंग मिलती है, सिर्फ पॉट वगैरह को ऑफर करते हैं। Is there a lot of stuff floats around on the genetic analysis of the skeleton from Rakhi Gari? ये robust है या टेंटेटिव है, क्या है? जो जेनेटिक एनालिसिस हुआ राखी गढ़ी का, वो एक स्केल्टन का मेनली जेनेटिक एनालिसिस हुआ, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत प्रोमिसिंग है और प्रोमिसिंग है। उसका कारण ये है कि जब हमने सनौली में एक्सकवेशन किया, वहाँ भी 2 डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया और दोनों डीएनए का अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो काफ़ी कुछ मैच करता है और ये निश्चित है कि ये इंडिजिनस डीएनए है, इंडिजिनस कल्चर का। ऑस्ट्रोंसियम एनालिसिस भी हुए हैं जो बाहर के मिस्टर बेलेंटाइन हैं, उन्होंने किया था दांतों का एनालिसिस। तो दांतों के एनालिसिस से भी ये पता चला कि ये लोग यहीं जन्म लिए हैं, यहीं पैदा हुए हैं और कुछ है जो अलग अलग जगह से आके यहाँ थोड़ा मिक्स हुआ। I am stating it, I am not putting words into your mouth. So if anyone still believes the Aryan invasion theory, this sets it at rest. 100%. There is no evidence of Aryan invasion at all, because there is no traces in the DNA, no traces in other materials of cultural materials at all in the Indus, either in Saraswati Valley. Because if you say the invasion or if migrated also, so there is no evidences in early phase, there is absolutely not. तो you mentioned सनौली, अब सनौली के बारे में बताइए। जब हम एक्सकवेशन कर रहे थे बिंजौर का, क्योंकि चर्चा हो रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो जो कुछ नए एलिमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में आए वो बिंजौर में एक ऐसा साइट मिला जहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फुल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है और सील का जो हड़प्पन मोहर और सील होते हैं उसका इवोल्यूशन दिखाई देता है एक ही जगह पे। यानी 4500 BC से लेके और 1900 BC तक ग्रेजुअल इवोल्यूशन दिखाई देता है बिंजौर में। तो उस समय हमें लगा कि क्या ये लोग कहीं माइग्रेट हुए, तो कहाँ गए और क्यों माइग्रेशन हुआ। तो जो माइग्रेशन प्रोसेस है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमें समझ में आता है कि शायद कम्युनिटी वाइज माइग्रेशन हुआ होगा, क्योंकि जो लोग बीड मेकर्स थे या जो लोग मेट्रोलॉजी पे काम कर रहे थे वो लोग बहुत दूर माइग्रेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ मेटल अवेलेबल नहीं था।
तो माइग्रेशन कैसे हुआ होगा उस समय, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह की इंडस्ट्री लगभग 2000-1900 BC में किस एरिया में डेवलप हुआ। तो हमने क्या किया कि अपर गंगा यमुना दोआब में हमने एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन किया, और उसके बाद सनौली एक ऐसा साइट था जिसका एक्सकवेशन 2005-06 में हुआ था और कुछ एविडेंसेस आए थे, और तो यहाँ हमने सोचा कि एक ट्रायल लेते हैं। तो एक 10 बाई 10 का 10 मीटर बाई 10 मीटर का हमने एक लेआउट किया और ट्रेंच डिग किया। इत्तेफाक से उस एक्सकवेशन में जो कुछ भी हमें मिला वो उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और आनन फानन में मैं एक चैरियट की बात करूं, रथ की बात करूं। हाँ, मैं आनन फानन में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आनन फानन में विदेशी लोगों ने उस पर सिर्फ न्यूज़पेपर और उसके एविडेंस पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया कि यहाँ चैरियट नहीं था, ये कार्ट होगा, क्योंकि वो सारे जो थ्योरी पहले से एस्टेब्लिश थ्योरी उसमें फिट करने की कोशिश करने लगे। लाइक अस्को परपोला और जैसे स्कॉलर ने आनंद फानन में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। तो ये इम्पैक्ट हुआ सनौली एक्सकवेशन का। सनौली एक्सकवेशन में जो चीज़ें मिली वो इतनी महत्वपूर्ण थी, और दो कारणों से हमें वो मिला, क्योंकि हमारी जो टीम थी उस टीम में पूरी टीम ने मिलके जो काम किया उसमें 2 चैरियट जो इंटैक्ट थे, और 3 चैरियट बेसिकली 3 चैरियट मिले, और 5 कॉफिन बरियल मिले। उसके अलावा 2 शील्ड मिले और 5 तलवारें मिली। ये हमारे सामने जो है, ये 2 तलवारें यहाँ हमने रखी हैं। और उसके इमेजिन हाउ ओल्ड आर दीस रफली। ये लगभग 1900 से 2000 BC की ये तलवारें हैं, और ये तलवार इतने इफ़ेक्टिव हैं कि इसमें जो हिल्ट है वो भी बहुत अच्छा बना है, और साथ साथ शील्ड का, तलवार का और रथ का मिलना ये दिखाता है कि यहाँ जो उस समय 2100 से लेके और उसके पहले एक ऐसा क्लास जो वॉरियर था जिसकी चर्चा लगातार, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, दशराग युद्ध की बात हो, कहीं भी आप किसी भी ग्रंथ में अगर लेंगे तो वॉरियर की चर्चा होती है। इस बारे में आपको 1 मिनट में मैं पूछता हूँ। तो ये है रिकंस्ट्रक्टेड चैरियट? नो, दिस इज ओरिजिनल चैरियट। दिस इज द ओरिजिनल चैरियट जो हमने एक्सकवेशन से निकाला है। ये एक आदमी इस पे चढ़ के वॉर कर सकता है। दिस इज वॉर चैरियट, और दिस इज द फर्स्ट वॉर चैरियट एवर एक्सकवेटेड इन द एनी ऑफ द एक्सकवेशन इन नाइदर इन द ये भी वही 4000 साल। यस, और इसमें अगर देखेंगे तो सेंट्रल हब है, और लकड़ी के ऊपर कॉपर में डेकोरेशन किया गया है, और साथ साथ इसका जो चेसी है जिसके ऊपर हम खड़े होंगे या जो रथ चलाने वाला खड़ा होगा वॉरियर, उस चेसी लकड़ी का रहा होगा, और उसमें भी कॉपर लगाए गए थे। तो एक एलीट क्लास का बरियल दिखाई देता है, एलीट क्लास का ये चैरियट दिखाई देता है। और इंटरेस्टिंगली जो वॉर चैरियट की चर्चा चाहे वेद हो वहाँ भी है, दशराग युद्ध में तो है ही, और चैरियट होना अपने आप में उस समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, चाहे वो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें या वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखें। एंड इट मस्ट हैव इवॉल्व्ड हियर इंडिजिनसली। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ चैरियट टू ट्रैवल ओवर द माउंटेन्स एंड कम हियर। यस, इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप इवोल्यूशन देखेंगे, वी हैव द टेक्नोलॉजी इन हरप्पन पीरियड 2-wheel cart. 2 wheels means we have the technology of balancing in 2 wheel. In the same time in Mesopotamia, 4-wheel chariot is there in Mesopotamia, because we have very advanced technique of balancing 2 wheel. So it's a easy to evolve chariot is very easy because we have cart in 2 wheel. So there is no dearth to I interrupted you. So we have spoken about all the archaeological findings. Simultaneously, there are the textual records, there are the epigraphic records. एक ही सवाल आपसे मैं पूछता हूँ
roughly, to the extent one can say anything at all, roughly when do you think the incidents of the Kurukshetra war took place? When did the incidents of Mahabharata happen, roughly? It's a very interesting one. My point of view and my research says in between 1900 to 1700 this event happened possibly. Why I am saying this? Either archaeological evidence, all the 5 village mentioned in Mahabharata जिसको पांडवों ने मांगा था, या हस्तिनापुर के आसपास का एरिया, या खांडवप्रस्थ का एरिया हो, या जितने विलेजेस मेंशन हैं महाभारत में, लगभग 26-27 विलेजेस प्रोमिनेंटली मेंशन है, उसमें से ज़्यादातर विलेज में आज भी 1700 से 1920 के एविडेंसेस मौजूद हैं। और अगर हम उस समय की सांस्कृतिक इसको अवशेषों को देखें, खासकर जो महाभारत में जो रिफ्लेक्ट करता है वॉरियर क्लास, एलिट, वो दिखाई देता है 1900 से 1700 के बीच के एविडेंसेस में, जिसे आज से पहले और अभी के सिनेरियो के पहले हम डार्क एज के नाम से जानते थे, लेकिन अब अभी कोई डार्क एज नहीं है और वी हैव सेवरल साइट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो ये बहुत क्रूशियल है ये समझने के लिए कि लिटरेचर को और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे हमारे पौराणिक जीनोलॉजी हो या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हो, इन सब को समग्र रूप से स्टडी करके किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना ज़्यादा बेहतर हमें लगता है। संजय जी, thank you very, very much. All of us are much better informed about the Sindhu Saraswati Sabhyata, about Rakhigari, about Sanoli, about our timeline, about our history, about our itihasa. Thank you very much. Thank you sir. It's my privilege. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीय त्रिसन्ततिः।